आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान होता है वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से नहीं होता, बल्कि उनके पास कुछ ऐसी स्किल होती है जो उन्हें एवरेज से ज्यादा अनफेयर एडवांटेज देती है। एंड आज की इस वीडियो में टोटल वही 21 स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो 2026 से 2030 के बीच में आपको 100% सीखना ही चाहिए अगर आपको दूसरों के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज चाहिए। स्कूल ने हमें मैथ सिखाया, साइंस सिखाया, स्कूल ने हमें इनफैक्ट एग्जाम पास करना भी सिखाया, लेकिन वो 21 स्किल्स के भी स्कूल ने हमें नहीं सिखाया जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है, ज्यादा पैसे कमा सकता है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के गेट्स को खोल सकता है। शुरुआत करते हैं नंबर 21 से, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होती बॉस, ये तुम्हारे एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन होता है। अगर आपकी बॉडी वीक है तो आपका माइंड भी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करता। जैसे कि तुम्हारे पास दुनिया की फास्टेस्ट कार फरारी है, इंजन उसकी पावरफुल है, टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस है, सब कुछ उसका परफेक्ट है, लेकिन उसका फुल टैंक ऑलमोस्ट खाली। तो क्या आपकी फरारी रेस जीत पाएगी? इसका आंसर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही तुम्हारे पास नो डाउट टैलेंट, स्किल और नॉलेज हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी टायर्ड रहती है, आप जल्दी थक जाते हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, तो उस वक्त में आप अपने पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही यूज कर पाते हो। तो इस बात को समझो, टैलेंट आपका इंजन है और फिजिकल एक्टिविटी आपका फ्यूल। नंबर 20, एबिलिटी टू नॉट गिव अप। तुम्हें ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ के रखना पड़ेगा कि सक्सेस और फेलियर के बीच टैलेंट नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि आखिर तुम उस गेम में कितना देर तक टिके हो। अब एग्जांपल के लिए तुम YouTube कंटेंट क्रिएशन का ले लो, दो क्रिएटर्स ने एक ही दिन पे एक ही समय पे चैनल क्रिएट किया, यानी एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे दोस्त के साथ। मेरा और मेरे दोस्त का, हमने एक टाइम पे ऑलमोस्ट YouTube को स्टार्ट किया था। मैंने भी स्टार्टिंग में 20 वीडियो अपलोड किए, उसने भी स्टार्टिंग में 20 वीडियो अपलोड किए, दोनों को व्यूज नहीं आते। लेकिन मेरा दोस्त क्या करता है कि भाई 20 वीडियो अपलोड कर दिया, कुछ ये नहीं, मेरा तो इसमें कुछ भविष्य है ही नहीं, तो वो क्या करता है, क्विट कर देता है। लेकिन मैं लगा रहता हूँ। मुझे मेरा पहला वायरल वीडियो बहुत टाइम बाद मिला था, एंड उस टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी नहीं था, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी वायरल वीडियो मुझे मिला था काफी टाइम बाद। शायद मेरे को महीने लग गए थे, 6 महीने से ज्यादा। मेरा 20 वीडियो फेल हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, लेकिन 60वां चल गया। अब लोग मेरे माथे पे लकीनेस का टैग मारते जैसे वो मेरा दोस्त मारता था, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मेरे दोस्त की वायरल वीडियो उस दिन नहीं बनी थी, जबकि उसके वायरल वीडियो उसके नसीब में उस दिन बनता है जब आप क्विट नहीं करते हो। वो हर उस दिन बन जाता है जिस दिन आप ठान लेते हो कि भाई मैं क्विट नहीं करने वाला, मैं यहाँ छोड़ने नहीं वाला। तो तुम्हें इस चीज को अपने दिमाग में डालना होगा कि जो आपका सक्सेस है वो हमेशा आपके लास्ट अटेम्प्ट के पीछे छुपा होता है। नंबर 19, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग को जानो। नेटवर्किंग का मतलब होता है सही लोगों के सामने एकदम जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज अक्सर इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, वो आपके लोगों के थ्रू मिलेगी। एंड नेटवर्किंग से ही आपको एकदम अनफेयर एडवांटेज भी मिल सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं, दो कैंडिडेट है, वो जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के पास सेम डिग्री है, दोनों के पास सेम स्किल है, दोनों सेम इंटेलिजेंट है, दोनों के पास सेम टैलेंट है, लेकिन एक बंदा क्या करता है, अपने नेटवर्किंग का यूज करके ऑफिस में जो HR है वहां तक अपनी बात पहुंचा देता है। और ये कैसे हो पाता है? क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू वो ऑफिस में कुछ सीनियर को जानता है। अब देखो, HR के पास 500 रेज्यूमे ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो उस 500 में से वो एक बंदा पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। अब यहाँ आपने एक स्किल का अप्लाई किया, वो है नेटवर्किंग, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये बंदा लकी था, लेकिन एक्चुअली में आपने मेहनत नेटवर्किंग के पीछे की है ना। अब अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो HR के सामने, तो आपके जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ये बहुत पावरफुल स्किल है नेटवर्किंग। वो लक नहीं होता भाई, वो आपका रिटर्न होता है रिलेशनशिप के बदले। ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज होती है जो मार्केट में सर्कुलेट होने से ही पहले बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा के बैठ चुके होते हैं। ये कैसे हो पाता है? नेटवर्किंग, गुड रिलेशनशिप से। नंबर 18, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन, मार्केट और जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और जो भी ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को बदल पाना। जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट करता है वो बदल पाता है, वो आगे बढ़ पाता है। एंड 100% भाई तुम्हें ये नहीं पता होगा कि डायनासोर जब जिंदा होते थे ना, उस टाइम पे कॉकरोच भी जिंदा होते थे, लेकिन आज डायनासोर कहाँ है और कॉकरोच कहाँ है? देखो, ऐसा नहीं है कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद सारे डायनासोर मर गए, नहीं, बहुत सारे बचे थे, लेकिन जो बचे कुछ डायनासोर थे उन लोगों ने वातावरण को एक्सेप्ट नहीं किया, वो उस माहौल में ढल नहीं पाए। लेकिन कॉकरोच की निशानी तो ये है कि वो हर माहौल में ढल जाते हैं, इसलिए डायनासोर नहीं बचे और कॉकरोच आज तक बचे। जाके गूगल कर लेना, जाके साइंस कर लेना। जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट करता है ना भाई, वो ग्रो करता है। जो चेंजेस से लड़ता है भाई, वो वही दब जाता है। तो आपको अपना ईगो एटीट्यूड कहाँ यूज करना है, उसके पीछे भी एक कला है, इसे भी मास्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले आपको एडेप्टेबिलिटी को मास्टर करना पड़ेगा। अच्छा, ये शायद आपको समझ ना आया हो तो एक और एग्जांपल को सुनो। पानी को तो आप देखते हो, पानी को तो आप जानते हो, एक काम करो भाई, उसे ग्लास में डालो, वो ग्लास के शेप में ढल जाएगा। अगर आप उसे ऐवी फेंक दोगे तो भाई वो पूरा पसर जाएगा। अगर आप उसे बॉटल में डालोगे तो भाई बॉटल का शेप ले लेगा। अगर आप उसे रिवर में डालोगे तो रिवर का शेप में आ जाएगा। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पानी हर जगह पहुंच जाता है। लाइफ में जो जिद्दी लोग होते हैं, अकड़ू लोग होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद टूट जाते हैं, लेकिन जो बंदा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, वो बंदा आगे बढ़ जाता है, एकदम पतली गली से आगे बढ़ता है
और लोगों को पता ही नहीं चलता। नंबर 17, सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन का मतलब होता है खुद से सीखना। भले आप स्कूल जा रहे हो या आप कॉलेज जा रहे हो या शायद आपकी डिग्री भी खत्म हो गई हो, तब भी आपको लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आज की दुनिया में जो बंदा सीखना बंद कर देता है वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। तुम्हें स्कूल में क्या सिखा रहे 10वीं तक? क्या तुम्हें अकाउंट्स के बारे में, टैक्स के बारे में, सीए के बारे में पता है? नहीं पता। चलो अगर तुम साइंस कैटेगरी में चले जाते हो तो तुम्हें भाई टैक्सेस के बारे में तो पता ही नहीं है, वो तो भाई सीए के फील्ड में सिखाया जाता है ना। लेकिन जब तुम आगे जाके कमाओगे तो तुम्हें टैक्स भरना ही पड़ेगा। अब तुम ये तो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तो स्कूल में मेरे फील्ड में टैक्सेस के बारे में सिखाया ही नहीं, मुझे लॉस के बारे में सिखाया नहीं। या आपको खुद सीखना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल ना क्रिएटर इकोनॉमी में छुपा है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर या किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी एडिटर को ले लो, यहाँ हम एडिटर का एग्जांपल लेंगे। एडिटर भी एक बहुत बड़ा स्कोप है क्रिएटर इकोनॉमी में। एक बंदा है जो भाई बहुत अच्छी फैमिली से नहीं है, उसके पास कुछ खास नहीं है, उसकी फैमिली मिडिल क्लास है, उसके पास पैसा वैसा नहीं है, उसके कोई स्पेशल कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? इंटरनेट। वो खुद क्या करता है? यूट्यूब पे सर्च करता है कि आखिर यूट्यूब की वीडियोस को एडिट कैसे करे। वो देख के खुद एडिटिंग सीखता है। शुरुआत होती है उसके बेसिक कट लगाने से, शुरुआत होती है उसके बेसिक इफेक्ट्स लगाने से, फिर वो ट्रांजिशन में शिफ्ट करता है, फिर मोशन ग्राफिक्स में जाता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाता है, उसे लगता है कि भाई मैं अब अच्छा वर्क करने लगा हूं, तो अपने बाद वो क्लाइंट्स को ढूंढना चालू करता है। एंड इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद वही स्किल उसको लाखों रुपए कमा के देती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई कि ना इसको कोई स्कूल के टीचर ने पढ़ाया, ना कॉलेज में पढ़ाया, या ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। अगर उसका कोई टीचर बना तो बना भाई मोबाइल में छुपा हुआ एक ऐप जो है यूट्यूब। तुम इस चीज को समझो भाई, आज नॉलेज एक्सपेंसिव नहीं है, एग्जीक्यूशन रेयर हो चुका है। नंबर 16, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने सक्सेस या अपने गोल को पहले दिमाग में भर देना, अपने दिमाग में उसका रोड मैप बनाना, फुटप्रिंट बनाना। जब आपका माइंड किसी चीज को बार बार इमेजिन करता है तो आपकी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करती है। और विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं होता भाई, ये ब्रेन को एक क्लियर डेस्टिनेशन देने का तरीका होता है। ओलंपिक्स के जो एथलीट्स होते हैं वो सिर्फ ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करते, वो रेस स्टार्ट होने से पहले अपनी आंखें बन के पूरे रेस को इमेजिन करते हैं। स्टार्टिंग लाइन को इमेजिन किया, हर स्टेप को इमेजिन किया, एंडिंग कैसे होगी उसे इमेजिन किया, मैं जीत गया तो भाई मैं विक्ट्री को कैसे फील करने वाला हूँ इसे इमेजिन किया। और जब एक्चुअल रेस आती है तो उनका ब्रेन उस रेस को पहले से इमेजिन कर चुका होता है, इसलिए उस टाइम पे एथलीट पैनिक नहीं करता और प्रेशर फील नहीं करता। जो एथलीट होता है ना भाई, वो रेस ट्रैक में जीतने से पहले अपने माइंड से जीत चुका होता है। नंबर 15, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं होता, थॉट्स को ब्लॉक करना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने ब्रेन को ट्रेन करना, अपने माइंड को ट्रेन करना। जैसे जिम में आपके मसल्स कंट्रोल होते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से आपका अटेंशन और आपका इमोशन कंट्रोल होता है और स्ट्रांग होता है। नंबर 14, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल का मतलब कभी भी इमोशन को दबाना नहीं होता। इमोशनल कंट्रोल का मतलब होता है कभी भी आपके इमोशंस को आपका ड्राइवर ना बनने देना, क्योंकि लाइफ में जो बड़े लॉसेस होते हैं ना भाई, वो हमेशा बैड डिसीजन की वजह से होते हैं। और बैड डिसीजन क्यों होता है? क्योंकि आपका इमोशनल बहुत कमजोर होता है, आपकी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। आपको गुस्सा आया, आप ना जाने किसको क्या क्या बक दिया। आपको बहुत सारा प्यार आता है, आप ना जाने क्या क्या एडमिट कर देते हो, आप पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस कर देते हो। एंड तुम सोच रहे होगे भाई ये इमोशनल कंट्रोल वाला जो चीज है मेरे लाइफ में कब काम आएगा? आएगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो और तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल है नहीं, तुमने घर में किसी से झगड़ा किया, अपनी बीवी से झगड़ा किया, अपने मॉम डैड से किया, किसी से तू में हो गया, लेकिन तुम उसके बाद आके अपने एम्प्लॉयज पे या अपने सर पे या अपने कलीग्स पे अजीब सा बात करोगे, टोन चेंज करोगे, तो इसमें लॉस आपका है भाई। धीरे धीरे आप उनके दुश्मन बनते जाओगे कि उसने मुझे ऐसा बोला तो बोला कैसे। नंबर 13, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब मेरे भाई पैसा लगाना नहीं होता सिर्फ। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आज कुछ सैक्रिफाइस करना जिससे फ्यूचर में उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिले। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पास 1 लाख है, तुम्हें लगा कि 1 लाख चलो फालतू पड़ा है, मैं पार्टी करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, लड़कियों अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, अरे मेरे तारीफ पे तारीफ करेंगे। लेकिन होता क्या है, एक दिन हुआ पार्टी खत्म, दोस्त खत्म, गायब भाई, 2 दिन बाद को याद नहीं रखने वाला। एंड जो आप मेमोरीज के लिए कर रहे हो ना कि भाई मेरी मेमोरीज रहेगी, 2 हफ्ते बाद मेमोरीज भी आपको ढंग से याद नहीं रहेगी। जो आपकी स्पेंडिंग होती है ना, वो आपको टेम्पररी फ्रीडम और हैप्पीनेस देती है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग होता है ना, वो आपको अभी तो तोड़ सकता है, अभी तो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपको अल्ट्रा फ्रीडम देगा और अल्ट्रा हैप्पीनेस देगा जो आपने शायद सपनों में भी ना सोचा हो। नंबर 12, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग, म्यूजिक या आर्ट नहीं है मेरे भाई। एंड मैं अपनी बहनों को भी चीज कहना चाहूंगा कि क्रिएटिविटी में आप क्या समझते हो? सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ आर्ट नहीं, बहुत कुछ है क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी का मतलब होता है उस चीज को देखना जिसे लोग नहीं देख पा रहे, या फिर उसी चीज को अलग नजरिए से देखना। आज के टाइम में जो आइडियाज है ना, वो सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो चुके हैं। आपके पास अगर कोई ग्रेट आइडिया है
तो भाई उसे इनिशिएट करो। आपको ओला उबर के बारे में पता है? उन्होंने कभी टैक्सी नहीं बनाई, उन्होंने इनोवेशन किया। उनके अंदर एक आइडिया आया था, इसी को बोला था क्रिएटिविटी। उबर ने कभी कार इन्वेंट नहीं किया, उबर ने कभी ड्राइवर इन्वेंट नहीं किया, और ना ही उबर ने रोड को इन्वेंट किया है। टैक्सी इंडस्ट्री तो पहले से एग्जिस्ट करती थी ना, लेकिन उबर ने खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, अगर मैं टैक्सी को सिर्फ फोन से बुक कर पाऊं तो, और इसी को बोला जाता है भाई क्रिएटिविटी। आपके अंदर कुछ है, अगर नहीं है तो स्किल को डेवलप करो। नंबर 11, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग का मतलब सिर्फ पेजेस पढ़ना नहीं होता। बुक रीडिंग का मतलब होता है किसी इंसान के सालों के एक्सपीरियंस को कुछ घंटों में डाउनलोड कर लेना अपने दिमाग में। जो लेसन किसी को 20 साल में मिला है, वो उस बुक में कुछ पन्नों में लिख देता है। तो आपको उस लेसन को जानने के लिए 20 साल जीने की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटा बुक रीडिंग करके भी उसे अपने दिमाग में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे वॉरेन बफेट का एग्जांपल लूं तो उनकी एज 90+ है, वो इन्वेस्टिंग से ही पूरा बिलियनियर बने, उनकी संपत्ति लाखों करोड़ों में। अब उन्होंने लाइफ में क्या क्या लेसन लिए हैं, क्या क्या गलती किए हैं, वो बुक से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद के लाइफ से एक्सपीरियंस करने जाओ तो भाई आपको 90 साल लग जाएंगे, मर जाओगे 90 साल में। तो बुक रीडिंग भाई सिर्फ पढ़ना नहीं होता, दूसरे के जो लाइफ लेसन होते हैं, दूसरे की गलतियां होते हैं, उसे सीख के अपने दिमाग में डाउनलोड करना होता है। नंबर 10, कंटेंट क्रिएशन। वाओ, माय फेवरेट टॉपिक। तुम कंटेंट क्रिएशन को क्या समझते हो? सिर्फ वीडियोस बनाना, पोस्ट करना? लेकिन कंटेंट क्रिएशन का असली मतलब होता है अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को, अपने पर्सनैलिटीज को, अपने स्किल्स को इंटरनेट पे और बड़े लेवल पे स्केल करना। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन भाई एक डिजिटल एसेट है जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सोए रहते हो। मैं सोया हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं छुट्टी में भी हूँ 1 हफ्ते, फिर भी मेरा पैसा बनता है क्योंकि ये मेरा डिजिटल एसेट है। अब तुम इसका एग्जांपल उससे ही ले लो ना, खान सर को ले लो, और आपके भाई स्कूल में जो टीचर है उनसे ले लो, फिजिक्स वाला को ले लो और आपके मैथ टीचर को ले लो। आपके स्कूल कॉलेज के भी टीचर हैं, खान सर और फिजिक्स वाला भी टीचर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक डिजिटली आके पढ़ाता है और एक वही 50-60 लोगों को पढ़ाता है। ज्यादा से क्या कर सकता है भाई? 50-60 के और ट्यूशन ले सकता है, लेकिन इन्होंने अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने पर्सनैलिटी को लाया इंटरनेट पे, कंटेंट क्रिएशन किया। और देखो फिजिक्स वाला भाई यूनिकॉर्न कंपनी है, $1 बिलियन की कंपनी है उनकी। खान सर भाई इतना वो कर चुके हैं, कम से कम पैसे में पढ़ाते हैं, फिर भी वो खुद का हॉस्पिटल खोले हैं गरीब लोगों के लिए। ये क्या कोई क्लास का टीचर पढ़ा के कर पाएगा? नहीं। नंबर 9, कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस का मतलब, पहली बात, लोग क्या समझते हैं कि कॉन्फिडेंस आने से मुझे कभी डर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है भाई कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जब तुम्हें डर भी लगे फिर भी तुम पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे शिद्दत से उस पे काम करो, तब भी एक्शन लो। क्योंकि दुनिया रियलिटी को नोटिस करने से पहले आपके एनर्जी को नोटिस करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को नोटिस करेगा। अब तुम्हारे क्लासरूम का एग्जाम्पल हो, तुमने कभी क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दिया होगा, तुम 2 लोग खड़े होते हो, 2 लोगों को सेम टॉपिक प्रेजेंटेशन देना है, दोनों की नॉलेज भी सेम है और सब कुछ भाई लाइन बाय लाइन सब सेम है। एक बंदा कॉन्फिडेंस से बात करता है और एक बंदा धीरे धीरे अटक अटक के बात करता है। डर तो दोनों को लग रहा है, लेकिन एक दिखा रहा है, एक नहीं दिखा रहा है। अब सोचो टीचर ज्यादा मार्क्स किसको देगी प्रेजेंटेशन में? इसका आंसर तुम्हें खुद पता है। तो पहले तुम वर्ड्स का रियल मीनिंग समझो। कॉन्फिडेंस मतलब क्या है भाई? मेरे सामने 10 लोग खड़े हो जाएंगे मुझे मारने आ गए, पर भी मेरी फट नहीं रही है। अबे फट्टी सबकी है। तुम मूवी देख रहे हो, मूवी में हीरो की फट्टी है, लेकिन दिखता नहीं है। तो तुम्हें इस स्किल को पहले मास्टर करना है। जब मैंने जोश टॉक में इंटरव्यू दिया था भाई, मेरे चेहरा देख के लगेगा आपको मेरी फट नहीं रही है, अरे मेरे अंदर से फट के 64 हो गई थी जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। लेकिन कॉन्फिडेंस से मैं दिखाना नहीं ना, दिखाना नहीं है भैया, लेकिन फटके 64 तो मेरी अंदर से थी। एंड इसी को एक कॉन्फिडेंस का स्किल कहा जाता है, जो आपके मनीष भाई के अंदर रग रग से एकदम कूट कूट के भरा है। और ये कोई 1 दिन या 1 साल में नहीं आया, मुझे इसके लिए 8 साल लग गए। नंबर 8, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये नहीं होता कि भाई आपको प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना है, बल्कि इसका मतलब ये होता है आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसे देखो, उसे समझो, फिर उसके बाद सोल्यूशन क्या मिल सकता है वो निकालना है। कोई भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। एंड इसी को बोला जाता है स्किल ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी, अरे घंटा नहीं हो पाएगा भाई हम लोगों से, छोड़ो छोड़ो ना। प्रॉब्लम बड़ा है, सोल्यूशन भी बड़ा होगा, ढूंढते हैं, खोजते हैं, इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। काफी सारे लोग कहते हैं भाई आपके अंदर स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है। भाई बात वो है ही नहीं, मुझे स्टोरी टेलिंग समझना ही नहीं है। मैं अपना खुद का एक अलग ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का एक बनाना चाहता हूँ कि लोग बोले एक बंदा है भाई बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन काफी फास्ट बोलता है, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। तुमने मेरे को नोटिस किया, तुम समझे, समझ गए, मेरा यही है। मेरे को स्टोरी टेलिंग नहीं करना, मुझे तुम्हें कहानी नहीं सुनानी, मुझे बस तुम्हारे दिल पे अटैक करना है कि तुम्हें समझ आता भी है या मेरे बात नहीं। लेकिन पहले तुम ये समझो स्टोरी टेलिंग का मेरे कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके सामने वाले को समझाना कि वो बंदा एक बार में समझ पाए, और ये पावर होता है स्टोरी टेलिंग का। अभी तक मैंने जितने ही पॉइंट बताए हैं, मैं गारंटी देता हूँ एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसे अभी तक एक भी पॉइंट समझ ना आया हो। बात यह है कि जब तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो तुम्हें याद भी रहे वो चीजें। एंड इसी को बोला था स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर तुम भोंदू हो उसमें तो मेरी गलती नहीं है भाई। नंबर 6, पेशेंस। अब पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है भाई, पेशेंस का मतलब है वेट करते हुए भी काम करना। क्योंकि देखो भाई लाइफ की सबसे वैल्यूएबल चीज है ना, वो दिन रात एक करने से बनती है। एंड इसके लिए आपके अंदर चाहिए धैर्य।
पेशेंस। आपको बैम्बू ट्री वाली स्टोरी पता है ना? चाइनीज जो बैम्बू ट्री होती है उसे जब लगाओगे तो 1 साल तक वो जमीन से निकलेगा भी नहीं, एंड दूसरे साल भी कुछ खास बड़ा नहीं होता है वो। 3 साल तक तो भाई ग्रोथ नजर नहीं आती, शायद ये इतना सही बड़ा होता होगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि बाहर कुछ नहीं लेकिन अंदर जमीन के वो बहुत बड़ा बन चुका होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कुछ सालों बाद कि 1 हफ्ते में ही ये भाई ऐसा फीट में बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है कुछ हफ्तों में ही। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई बाम्बू सिर्फ कुछ हफ्तों में कैसे ग्रो हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए कि देखो ग्रोथ के लिए सालों प्रिपरेशन लगी है बैम्बू ट्री को। एंड भाई ऐसी इंसानों की सक्सेस होती है, लोग सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं, लोग वो नहीं देखेंगे कि बंदे ने रात में कितना काम किया, बंदे की आंख कितने लाल हो गई, कितने टाइम से बंदा सोया नहीं है। तो जो प्रिपरेशन है ना भाई वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा बड़ा उसका फाउंडेशन भी होता है। नंबर 5 कम्युनिकेशन। अब यहाँ चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, सुनते जाना। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, अच्छे से बोलो, ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले बंदे से कुछ ऐसा बात करो कि आपकी बात को इग्नोर ना कर पाए और सामने वाले बंदे की आपकी बात दिल और दिमाग में बैठ जाए। लाइफ में आपको पहुंचनी अक्सर आपके अंदर स्किल से नहीं आएगी, अरे आपको सामने वाले को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर क्या स्किल है। एंड यहाँ पे आपका मेन पार्ट आएगा कम्युनिकेशन। बैड कम्युनिकेशन तो रिजेक्शन, अच्छे कम्युनिकेशन रहेंगे तो भाई आप लोग अप्रिशिएट किया जाएगा। अब यहाँ अगर मैं जेनजी का एग्जांपल हो तो रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान के चलते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो नाराज हो गए एक दूसरे से। बॉयफ्रेंड सोचता है अगर उसको प्रॉब्लम है तो आके खुद बात करेगी, कुछ प्रॉब्लम है रूठी हुई है तो आके बोलना भाई, मैं हर बार क्यों पूछूं, इसलिए वो चुप रह जाता है। अब इसमें क्या हुआ, आपके दिन बीतते गए, लंबे बढ़ते गए, वो नाराज लड़की वहीं के नाराज रहेगी, वो सोच रही है कि भाई पूछता भी नहीं है कि कैसा मेरा बंदा है, और ऐसे ही में भाई मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ते जाती है। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जो बॉयफ्रेंड होता है वो क्या करता है कि बड़े प्यार से एकदम शांत नेचर से कामली पूछता है, बाबू क्या हुआ आपको, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। एक बार नहीं बताएगी, 2 बार नहीं बताएगी, लेकिन यहाँ तुम ये समझना है कि लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लड़की। तो तुम इस चीज को समझो कि 10 मिनट का कन्वर्सेशन है ना, वो आपके 10 दिन का, 10 सालों का, 10 महीने का टेंशन खत्म कर सकता है। रिलेशनशिप कभी भी प्रॉब्लम की वजह से खत्म नहीं होती, टूटती प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है, बल्कि वो टूट जाती है अनसॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जो आपका साइलेंस है वो डिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन है वो एक ब्रिज बनाता है जिसमें आप लोग फिर से पास आ जाते हो। नंबर 4 डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी भी अपने काम पे एकदम फोर्सफुली वर्क करना। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन कॉमन है बॉस, इसलिए जो डीप वर्क है आपको बहुत रेयर मिलेगी, और जो चीज रेयर होती है ना उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ते जाती है। सूरज की रोशनी तो हर जगह फैली हुई है ना, लेकिन क्या कभी भी सूरज की रोशनी से आग लग जाता है जमीन पे? नहीं लगते। अगर आप पेपर को बाहर रख दो क्या वो आग लग जाएगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वही पेपर को मैग्नीफाइंग ग्लास से करोगे तो भाई पेपर में आग लग जाएगा। एंड ऐसी ह्यूमन अटेंशन भी वैसा ही होता है। स्कैटर्ड अटेंशन वीक होती है, लेकिन जो आपका फोकस अटेंशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है बॉस। जो आपका डीप वर्क है ना वो आपके मेंटल एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। नंबर 3 सेलिंग। सेलिंग का मतलब कभी भी प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। सेलिंग का मतलब होता है अपने आइडिया पे या अपने सर्विस पे या अपने बिलीव पे भरोसा करवाना। चाहे तुम किसी के एम्प्लॉय हो, फ्रीलांसर हो या फिर खुद बिजनेसमैन हो, लाइफ में हर इंसान कुछ न कुछ सेल कर रहा होता है। मैं क्या सेल करता हूँ मैं मेरा बताता हूँ। जब मेरे पास ब्रांड्स आती है ना तो मैं नेगोशिएशन सेल करता हूँ। मेरे को ये ब्रांड इतने में नहीं करना भाई, मैं इतना ही लूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ भाई मेरे को सेल क्या करना है भाई। तुम जिंदा इंसान हो, जिंदा कुछ ना कुछ सेल करना ही पड़ेगा तुम्हें भी। तुम किसी जंगल में जा रहे हो, वहां तुम्हें एक डायमंड मिलता है और वो डायमंड असली भी होता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो डायमंड असली है। तो इसका मतलब ये कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई? नहीं, लेकिन तुमने उसकी वैल्यू को रियलाइज नहीं किया। अब वही डायमंड आप लोगों को ज्वेलरी शॉप में मिलेगा ना तो आप भाई लाखों रुपए दे के उसे खरीदोगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी शोकेस अच्छी है, उसके ऊपर लाइटिंग अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर है। अब लोग उसकी वैल्यू को समझने लगे हैं। तो ये समझो स्किल डायमंड हो गया और जो सेलिंग है आपका शोकेस हो गया। फायदा किसका हुआ भाई? आपका। एंड फाइनली नंबर 2 डिसिप्लिन। इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने बहुत बार डिसिप्लिन के बारे में बात किया है। एंड फाइनली नंबर 1 एबिलिटी टू फोकस। फोकस का मतलब होता है बॉस अपने अटेंशन को किसी भी इंपॉर्टेंट चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड रखना। लेकिन क्या है भाई, मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, मेरा दोस्त बैकग्राउंड में वीडियो बना रहा है भाई, मैं भी अपना वीडियो बना रहा हूँ, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अक्सर इंसानों में प्रॉब्लम क्या है, छोटी से बैकग्राउंड नॉइज आ जाए ना तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरे दोस्त इतने आरामी मेरे रूम में मेरे सामने नाचते हैं, कूदते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं भाई, मुझे अजीब सा फेस बनाते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। क्यों? बकचोदी कर रहे हैं वो। बट मेरा काम क्या है? फुल फोकस। आई विल नॉट डिस्ट्रैक्ट, माय कंसंट्रेशन विल बी देयर ऑन द लेंस। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन कॉमन है भाई, लेकिन अटेंशन एकदम रेयर। और जो अपना अटेंशन को कंट्रोल कर रहा है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर से मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहूंगा। फोकस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं हो रहा है भाई। फोकस का मतलब होता है सही काम को पूरी अटेंशन से करना। एवरेज लोग क्या करते हैं? अपनी अटेंशन दुनिया को दे देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपने अटेंशन अपने गोल्स को देते हैं। तो जहां आपकी अटेंशन गई वहीं आपकी ग्रोथ हुई, और
जहां आपका फोकस जाता है वहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पैदा होता है। सो फाइनली इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ एक छोटा सा मोरल देके, लाइफ में सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज टैलेंट नहीं होता, बल्कि अनफेयर एडवांटेज तो वो होता है कि वो स्किल है जिसे ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन भाई कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस के वजह वो कर ही नहीं पाते। आपका फोकस प्लस डिसिप्लिन प्लस कम्युनिकेशन प्लस सेलिंग प्लस डीप वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, ये चीज एक एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है।